नमस्कार। डीडी बिहार के कार्यक्रम खुला आकाश में आप सबका स्वागत है। हथियारों की तस्करी और नशीली दवाओं के बाद दुनिया का तीसरा बड़ा जो संगठित अपराध है वो है मानव तस्करी। भारत जैसे विकासशील देश में ये जो मानव तस्करी की समस्या है ये धंसी सी हुई है। तस्करी जो है वो 3 तरीके से हो रही है। पहला, एक स्टेट से यानी एक राज्य से दूसरे राज्य, दूसरा हमारे देश से दूसरे देश में, और तीसरा पड़ोसी देशों से हमारे देशों में भी मानव तस्करी हो रही है। बिहार जैसा राज्य जहां पर जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी मानव विकास सूचकांकों में सबसे नीचे है, वहां पर मानव तस्करी की समस्या जो है वो भयावह है, खास तौर पर महिलाओं और बच्चियों की तस्करी की समस्या। आज हम महिलाओं और बच्चियों की तस्करी की समस्या पर ही बातचीत करेंगे, जानेंगे कि बिहार में क्या इसकी वजहें हैं और किस उद्देश्य से तस्करी होती है, क्या उसके ट्रेंड में परिवर्तन आ रहा है और क्या मॉड्यूल है, यानी ये तस्करी किस तरीके से काम करती है। इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर शरद कुमारी हैं। डॉक्टर शरद कुमारी सामाजिक कार्यकर्ता हैं और बीते 2 दशकों से बच्चियों और महिलाओं के लिए काम कर रही हैं। वो न सिर्फ नीतिगत स्तर पर बल्कि बिहार और झारखंड के अंदरूनी इलाकों में ज़मीनी स्तर पर भी महिलाओं और बच्चियों के साथ काम कर रही हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर ये महिला तस्करी क्या है और उसके विभिन्न आयामों पर बातचीत करेंगे। डॉक्टर शरद, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे कार्यक्रम में। नमस्ते डॉक्टर शरद, पहला सवाल तो यही है कि जब हम तस्करी की बात करते हैं तो आखिर ये तस्करी है क्या? मनुष्य खुद तो तस्करी करता है, लेकिन वो मानव तस्करी क्या हो जाती है? जब खासकर इसमें जब हम महिलाओं और बच्चियों का आयाम जोड़ देते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? जैसा कि आपने कहा कि जैसे दवाओं या हथियारों, उसी प्रकार मनुष्य है ना, जो मानव है उसमें स्त्री पुरुष और बच्चे सभी हैं। अवैध तस्करी कोई किसी भी चीज की जब अवैध तरीके से खरीद या बेच होती है, आप अगर खरीदते भी हैं गैर कानूनी तरीके से और बेचते हैं, और कई बार जबरदस्ती किसी प्रकार के दबाव में लाके किसी चीज का भय दिखा के उस तरीके से जब किसी काम में हम किसी को भर्ती करते हैं तो वह भी तस्करी की ही श्रेणी में आता है। और जब हम बच्चों की बात करते हैं तो उनको शोषण की परिस्थितियों में रखना भी तस्करी की श्रेणी में आता है। अच्छा, जैसे मान लीजिए हम अपने यहाँ बाल मजदूरी करा रहे हैं तो वो भी तस्करी ही है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो आपने कहा कि 3 तरीके से कि अपने देश से दूसरे देश में, दूसरे देश से अपने देश में, एक राज्य से दूसरे राज्य में, अपने राज्य में एक जिले से दूसरे जिले में, और बच्चों के संदर्भ में अगर एक घर से दूसरे घर में चला गया उस अपने ही जिले में तो भी तस्करी ही है। तो इस रूप में हम तस्करी की परिभाषा को देख सकते हैं। और जब हम मनुष्य की बात करते हैं तो ये तस्करी जरूरी है कि हमेशा पैसों से ही हो। जैसा कि मैंने कहा, कई बार भय दिखा के, विभिन्न प्रकार के दबाव, विभिन्न प्रकार की हिंसा का प्रयोग करके इस तरीके से खासकर महिलाओं और बच्चियों के संदर्भ में भावनात्मक रूप से भी बहला फुसला कर भी उनकी तस्करी हो जाती है। उनकी तस्करी हो जाती है। और अगर हम तथ्यों की बात करें, आंकड़ों की बात करें, तो बीते कई सालों में मानव तस्करी तो लगातार बढ़ ही रही है, लेकिन उसमें महिलाओं और बच्चियों का रेशियो या बच्चों का रेशियो जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जो हमारे लिए एक बड़ी समस्या जो है वो सामने आया है। अगर हम बिहार की बात करें, और बिहार में मैंने कहा भी कि हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में या मानव विकास सूचकांकों में सबसे नीचे हैं, तो यहाँ पर तस्करी क्यों होती है और किन उद्देश्यों से आप तस्करी करते हैं? आखिर हम एक मनुष्य को खरीद कर या बेच कर आखिर उसका करते क्या है? देखिए, जब हम जो इसका मुख्य कारण है, अगर हम वैसे ये पूरी दुनिया के संदर्भ में लागू होता है, लेकिन बिहार में हम करें तो ये और भी ज़्यादा प्रभावशाली है कि आर्थिक और सामाजिक असमानता, ये इसका मुख्य कारक है जो कि तस्करी के माहौल को पैदा करता है। इसमें हमारे समाज में जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है, सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग है, सामाजिक रूप से जब हम बात करते हैं तो जो अपने यहाँ जाति की व्यवस्थाएं हैं या जो लिंग भेद की व्यवस्था है, क्योंकि बार बार आप लड़कियों और महिलाओं की चर्चा हम कर रहे हैं, तो जो लिंग भेद के कारण उनकी स्थिति कमजोर है, तो वैसे लोग रिस्क जोन में आ जाते हैं, जिनको हम कहते हैं कि वो बहुत आसानी से उपलब्ध होते हैं तस्करों के लिए। फिर क्यों तस्करी की क्या जरूरत क्या है? हम अगर इतिहास को उठा के देखें तो हम कहते हैं कि हम आज सभ्य हो गए हैं और 21वीं सदी में हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। लेकिन जब इतिहास में देखेंगे तो दासों की खरीद बिक्री होती थी, दास प्रथा है ना, दास प्रथा थी। तो कहीं ना कहीं एक तरह की वो प्रथा आधुनिक रूप में सर्वव्याप्त है।
हम भले कितने भी सभ्य हो गए हों, लेकिन ये तस्करी कहीं ना कहीं वही चीज़ कंटिन्यू है आधुनिक तरीके से। और आज इसके रूप बदल के इतने हो गए हैं कि अगर हम तस्करी करके ले जाते हैं तो उसमें महिलाओं के संदर्भ में, और कई बार जब बच्चों में, तो बच्चों की बात जब हम करते हैं तो लड़कियों के साथ लड़के भी आते हैं। 18 साल तक के लड़के और लड़कियां दोनों बच्चे की श्रेणी में हैं। तो इनकी तस्करी होती है देह व्यापार के लिए, है ना, जो वेश्यालयों में ले जाके उनसे देह व्यापार करवाना, कई बार अन्य तरीकों से देह व्यापार करवाना, कई प्रकार की यौनिक हिंसा के लिए भी ले जाया जाता है अलग अलग तरीके से। उसके बाद अगर हम फिर बात करें तो उनके श्रम का गलत उपयोग, कि सस्ता श्रम जिसको हम कहते हैं, जो आर्थिक असमानता की हमने बात की, तो हमारे यहाँ जो बहुत सारे उद्योग धंधे हैं, वहाँ उद्योगपति सस्ते श्रम के लिए खासकर बच्चों को या कई बार महिलाओं को ले जाना चाहते हैं। और बहला फुसला के, जो हमने कहा कि कई बार खरीद बेच का तरीका भी इतना अजीब है कि बहला फुसला के ले जाते हैं कि हम आपको ये पैसा दे रहे हैं, लेकिन जब एक बार वो उनके चंगुल में चले जाते हैं तब पता चलता है उन्हें कि हमें कुछ मिल भी नहीं रहा है। तो श्रम के लिए, सस्ते श्रम के लिए उनकी तस्करी होती है। जो नशीली दवा की आपने बात की, तो नशीली दवाओं को बेचने के लिए भी उनकी तस्करी होती है, उनके पेडलर के तौर पर या उनके कैरियर के तौर पर, क्योंकि आमतौर पर वैसे लोगों पर पुलिस की नजर नहीं जाती है कि अरे ये भी इसमें शामिल होंगे। तो हथियारों को यहाँ से वहाँ पहुँचाने के लिए, यानी जबरन अपराध के लिए भी। कई बार आप चोरी में देखेंगे नाबालिग बच्चे पकड़े जा रहे हैं, डकैती में नाबालिग बच्चे पकड़े जा रहे हैं, तो उन पर अगर केस होगा भी तो नाबालिग वाला केस होगा, और जो बड़ा उनका ग्रुप है वो वहाँ बच जाता है। तो जबरन अपराध करवाने के लिए, जबरन उनका श्रम का उपयोग करने के लिए, उनसे देह व्यापार यानी यौन व्यापार करवाने के लिए, यौन व्यापार के साथ साथ उनके शरीर के अंगों का भी व्यापार होता है। जो खून निकाल के बेचा जाता है, किडनी निकाल के लड़कियों के गर्भाशय का सरोगेसी में इस्तेमाल होता है, खासकर लड़कियां इस काम के जी तो अंग व्यापार भी हम कह सकते हैं कि अंग व्यापार के लिए भी। तो ये विभिन्न कारण है। घरेलू कामगार के रूप में, है ना, फैक्ट्रियों में तो ले ही जाते हैं श्रम के लिए, घरेलू कामगार के रूप में भी जो है इतने बहुत सारे ये कारण हैं जिसमें उद्देश्य के लिए तस्करी। बिल्कुल। और डॉक्टर शरद, इधर के सालों में घरेलू कामगार या हम अपने घर में काम करने के वालों का तो पूरा एक रैकेट चलता है। झारखंड जहां आप काम भी करती हैं, वहां पर तो आदिवासी लड़कियों के बीच पूरा का पूरा एक रैकेट चलता है। दिल्ली, बम्बई में ले जा करके उनको बेच दिया जाता है। एक तस्करी और भी है जो आप ब्राइड ट्रैफिकिंग जिसको हम कहते हैं कि शादी के लिए तस्करी करना। जी, बिल्कुल। और वो सीमांचल के इलाके में बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पर एक तथ्य हम अपने दर्शकों को बता दें कि बिहार में जो लिंगानुपात है यानी सेक्स रेशियो है वो 918 है, यानी 1000 पे 918, 1000 पुरुषों पे 918 महिलाएं हैं। लेकिन सीमांचल में जो सेक्स रेशियो है वो 927 है। 2-3 साल पहले तक सीमांचल से ब्राइड ट्रैफिकिंग के या शादी के लिए जो तस्करी थी उसके केसेस खूब होते थे। अब आप बता रही थी कि इधर के इलाकों में भी फैल रहा है। बिल्कुल। मैं इस मुद्दे पर आने ही वाली थी, चूंकि जब बच्चियों की बात हम कर रहे थे, तो खासकर जो बच्चियों की ट्रैफिकिंग है श्रम के लिए या यौन कर्म के लिए तो होता ही है, लेकिन एक बड़ी संख्या जो ट्रेंड देखा गया है कि जबरन विवाह, और यहाँ पर हम जोड़ सकते हैं तो वो बाल विवाह की श्रेणी में भी आ जाता है। तो जबरन विवाह, मैरिज ट्रैफिकिंग शब्द भी हम इसको लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें पंजाब से, यूपी से लोग आते हैं जहाँ लड़कियों की संख्या कम हुई है। और ये शुरुआती दौर में सीमांचल में ही व्याप्त था, लेकिन मेरा बिल्कुल ताज़ा अनुभव है कि ये अब अपने ये समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, गया, मतलब अब लगभग वैशाली, लगभग बिहार के सभी जगहों में थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा ये पैर पसार चुका है। और जब अपने यहाँ कोई आपदा आती है, बिहार तो अभी कोरोना ने तो पूरे विश्व को ले लिया, लेकिन बाढ़ या थोड़ा कुछ जिलों में सुखाड़ का भी असर, इन दोनों परिस्थिति में हमने हमेशा देखा है कोसी जो सीमांचल, क्यों सीमांचल की आपने बात की, क्योंकि कोसी हमेशा उन्हें तकलीफ देती है। और उस स्थिति में जो हमने कहा कि आर्थिक और सामाजिक रूप से जो कमजोर वर्ग है वो इस रिस्क जोन में आ जाते हैं। आपको मैं बताऊं कि कई बार बेटियों को की जो बिक्री होती है, एक बकरी से भी कम दाम लगता है उनका।
इन परिस्थितियों में। और कई बार माता पिता को ये पता भी नहीं होता है कि हम अपनी बेटियों को बेच रहे हैं, क्योंकि उनको इस तरीके से, जो आपने कहा ना कि कैसे करते हैं, है ना, जो एक रेखी की कौन कौन सा परिवार इस चंगुल में फंस सकता है। तो ये जो दलाल होते हैं इनके, है ना, वो लगे रहते हैं देखने में कि कौन परिवार इतनी कमजोर स्थिति में चला गया कि अपने बच्चे के भविष्य से भी खेल सकता है। तो उन परिवारों की रेकी होती है। फिर उसके बाद उनको कैसे बहलाया फुसलाया जा सकता है। तो कई बार लड़कों के मामले में भी होता है, जो बच्चे होते हैं कि अरे आपके बेटा को काम सिखा देंगे, उनको ट्रेनिंग दे देंगे, और ट्रेनिंग के दौरान वो तो हुनरमंद भी हो जाएगा और हम आपको 10,000 5,000 रुपया भी देंगे। एक बार 5,000 रुपया कभी पकड़ा दिया, उसके बाद जो उनके बच्चे को ले गए, फिर उन्हें पता नहीं कि मेरा बच्चा कहाँ गया। तो ये स्थिति होती है। वही चीज लड़कियों के मामले में भी होता है कि अरे अच्छा परिवार है, आपकी लड़की उनको पसंद आ गई और वो आपकी मदद करना चाहते हैं। मतलब पूरा जो एक मनोवैज्ञानिक तरीके से पूरा माहौल बनाया जाता है और माता पिता के हाथों से ही उनके बच्चों के ऊपर एक तरह से बच्चों की एक तरीके से बलि चढ़ा दी जाती है। डॉक्टर शरद, आपने कोरोना की आपदा काल की बात की, तो आप देखिए कि राजस्थान में या तमाम छोटी छोटी जगहों पर बाल श्रमिकों से भरी हुई बसें जो हैं वो पकड़ी जा रही हैं। खास तौर पर गया इलाके के तो बच्चे सबसे ज़्यादा जो हैं वो बाहर जाते हैं। और जहाँ तक सीमांचल की बात है, चूँकि मैंने उस पर एक रिपोर्ट की थी और मेरा अपना अनुभव है कि वहाँ पर स्लीपर सेल, जिसको आप दलाल कह रहे हैं, स्लीपर सेल जो हैं वो काम करते हैं। वो पूरी रेकी या रिसर्च करते हैं कि कौन सा परिवार टारगेट बन सकता है और फिर वो दूल्हा लेकर के आते हैं, शादी कर देते हैं। आमतौर पर ये शादियाँ जो हैं वो बहुत ही चोरी छुपे या रात में ही अंजाम दे दी जाती है और गांव वाले उसमें शरीक भी नहीं होते हैं। लेकिन डॉक्टर शरद, मेरा अपना अनुभव और हम कई ऐसी लड़कियों से भी मिले जो वापस भी लौट करके आ जाती हैं। तो उनके लिए क्या सरकार ने किसी तरीके का पुनर्वास का कार्यक्रम किया, या सरकार की क्या कोशिशें हैं कि महिला तस्करी को रोका जाए? जब हम महिला तस्करी की बात करते हैं तो इसे दो हिस्से में बांट के देखना होगा। जो 18 से वयस्क महिलाएं हैं और जो बच्चियां, तो बच्चियों के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं सरकार के पास कि अगर वो लौट के आती हैं तो उनके पुनर्वास की व्यवस्था, उनके परवरिश की व्यवस्था, उनके शिक्षा की व्यवस्था कई स्तरों पर है और उनको न्याय मिले इसकी भी व्यवस्था है। लेकिन जब हम 18 से ऊपर के महिलाओं की बात करते हैं, उनके लिए प्रॉपर ढंग से अभी बहुत ज़्यादा कोई व्यवस्था नहीं है। अगर हम बात करें तो ये ASTU कहलाता है, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट। ये जिलों में होता है। इसमें 5-6 इंस्पेक्टर कांस्टेबल लेवल के पुलिस का एक समूह होता है और SP की अध्यक्षता में ये रहता है। लेकिन जैसी ज़रूरत होती है तो समाज कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग के लोग भी मदद करते हैं इस टीम को। और महिलाओं के मामले में वैसे तो ये बंधुआ मजदूरी के लिए भी काम करता है, बाल श्रम के लिए भी, लेकिन बड़ी महिलाओं के लिए भी ये मुख्य रूप से काम करता है। लेकिन उसके बाद उन महिलाओं को कहाँ भेजा जाए, क्योंकि कई बार परिवार स्वीकार नहीं कर रहा होता है। कई बार जब उनका केस चल रहा होता है तो वो परिवार में जाने लायक नहीं होती हैं, क्योंकि वहाँ वो असुरक्षित हो जाएंगी। फिर से केस के दौरान उन पर दबाव आ सकता है, कई बार उनकी हत्या भी कर दी जाती है गवाही के कारण। तो उस समय उनको कहाँ रखा जाए, इसकी जितनी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए वहाँ अभी हम कहीं ना कहीं काफ़ी कमज़ोर हैं। जो अल्पावास गृह या महिला संरक्षण गृह जितना होना चाहिए वो नहीं है। लेकिन फिर भी बिहार इस मामले में थोड़ा सा उसने एक अच्छी कोशिश है सरकार की कि हर जिले में हेल्पलाइन निश्चित रूप से काम करता है। जो हेल्पलाइन, ये जो कलेक्टेरिएट है, समाहरणालय, हर जिले के समाहरणालय में वहाँ एक महिला साथी अपने पूरे टीम के साथ रहती हैं, उनके पास काउंसलर भी हैं। और अब उसे सखी सेंटर, वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर में बदलने का प्रयास चल रहा है जी। है ना। तो अगर मुझे लगता है इसको बेहतर ढंग से सही में सक्रिय कर दिया जाए तो शायद भविष्य में ये एक बेहतर प्लेटफॉर्म होगा जो महिलाओं को शायद संरक्षण भी दे, अल्पावास की सुविधा भी दे, मेडिकल सुविधा भी दे, अगर ये सही तरीके से सक्रिय हो जाए। लेकिन अभी भी अगर कोई भी साथी जो इसे सुन रहे हैं किसी महिला को कठिन परिस्थिति में देखते हैं तो अपने जिले के हेल्पलाइन को सूचित कर सकते हैं, उन्हें जरूर मदद मिलेगी, उनको जरूर मदद कर सकते हैं। और 1098 जो बच्चों के लिए हेल्पलाइन है, जो आप बाल विवाह या चाइल्ड ट्रैफिकिंग का भी जो मुद्दा है उसमें भी वो मदद कर सकता है। और तीसरा तरीका ये है कि अगर आप कंप्यूटर का या इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप अपने ज़िले की हेल्पलाइन नंबर जो कि गूगल पर उपलब्ध है उसको भी आप प्राप्त करके
कर सकते हैं। बाकी शरद जी ने बताया ही कि कलेक्टेरिएट जो समरालय है वहाँ पर हेल्पलाइन के लोग जो हैं या महिलाएं जो हैं वो बैठती ही हैं। जी, एक चीज़ मैं और जोड़ना चाहूँगी कि जो 1098 ये मुख्य रूप से बच्चों के लिए काम करता है कि बाल श्रम से संबंधित हो या किसी भी प्रकार की हिंसा से बच्चा कोई भी परेशान हो तो इस नंबर को फोन किया जा सकता है। इसके अलावा बिहार सरकार ने जो बाल विवाह उन्मूलन अभियान चला तो 1091 स्पेशली बाल विवाह के लिए अगर वैसा कहीं हम देख रहे हैं तो इस नंबर का भी उपयोग कर सकते हैं 1091 1098 ये तमाम जो अलग अलग नंबर्स हैं इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर शरद, जब हम आपका भी अपना अनुभव ये रहा होगा कि पंचायतों में या गांव के स्तर पर ये सब कुछ हो रहा है, मुखिया शांत हैं, सब लोग शांत हैं, जो भी जनप्रतिनिधि हैं वो सब शांत हैं, ऐसे में क्या जिम्मेदारी है? बतौर नागरिक तो आपने बहुत सारे नंबर्स बताए कि हम मान लीजिए कि मेरे पड़ोस में कुछ हो रहा है तो हम जानकारी दे सकते हैं, लेकिन पंचायत के लेवल पर भी क्या होना चाहिए, उसके लिए क्या व्यवस्था बिल्कुल है? मैं आपको बताऊं कि जब बाल श्रम का मामला था, तस्करी का मामला था, चूंकि दोनों लगभग जुड़ा हुआ है और उसमें जब 2017 में बाल विवाह उन्मूलन को लेकर एक बड़ा अभियान चला तो कई स्तरों पर सरकार ने कमेटियां बनाई हैं। अगर बाल संरक्षण के हिसाब से पंचायत के स्तर पर, पंचायत में भी जो वार्ड होते हैं, वार्ड के स्तर पर, प्रखंड के स्तर पर, ब्लॉक जिसे कहते हैं, और जिला के स्तर पर बाल संरक्षण इकाई बनी हुई है जी, जिसमें सारे जनप्रतिनिधि हैं, है ना, जिला परिषद से लेके प्रमुख, पंचायत समिति, मुखिया, सरपंच, सब लोगों की यहाँ भूमिका है और यहाँ तक कि वार्ड मेंबर की भी। और इसके अलावा वो जितने विभाग जो बच्चों के लिए महत्वपूर्ण हैं, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस, तो ये इन सब को मिला के ये कमेटी बनी है और कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं को जोड़ के, ताकि बच्चों के संरक्षण पर हर स्तर पर लगातार बातचीत हो और एक्शन हो। और जो योजनाओं की बात की, जो बहुत सारी योजनाएं हैं बच्चों के लिए, बच्चों तक या बच्चों के परिवार जो संकट में चले जाते हैं उनके लिए इस्तेमाल हो। मैं यहाँ पर जो मैरिज ट्रैफिकिंग की चर्चा हुई, मैं उसमें पंचायत की विशेष भूमिका आपको बताना चाहती हूँ कि सरकार के पास एक बहुत बड़ा हथियार है। ये अगर बहुत अच्छे तरीके से सक्रिय हो जाए तो हम बेटियों की तस्करी होने से बचा सकते हैं, बाल विवाह होने से बचा सकते हैं। विवाह पंजीकरण एक्ट जो है उसमें बिहार में मुखिया पंचायत लेवल का रजिस्ट्रार होता है और मुखिया के पास एक रजिस्टर होता है कि उनके पंचायत में जितनी भी शादी हुई है उसका पंजीकरण होना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि जो कन्या विवाह योजना के अंतर्गत जिनको पैसा मिलना होता है, बस उन्हीं विवाहों का पंजीकरण उस रजिस्टर में होता है, जबकि नियमानुसार उस पंचायत में होने वाली हर एक शादी का पंजीकरण होना चाहिए। जैसे ही ये पंजीकरण होने लगेगा, जो मैंने मैरिज ट्रैफिकिंग की बात की, जो केस हमने डील किया है कि बच्ची को ले गए, उस समय जो बीच का दलाल है, हमने उस पर भरोसा करके बेटी को भेज दिया। कई बार माता पिता को पता भी नहीं होता कि हमने बेटी को कहाँ भेज दिया, और जब वो बच्चियां गुम होती हैं तो चाह के भी मुखिया या कोई पुलिस मदद नहीं कर पाती है कि है कहाँ वो। तो जब पंजीकरण होगा तो वहां तो सच झूठ कुछ भी तो पता वो लिखेंगे, कुछ तो उनका बेस होगा और उस बेस को बना के उनको योजनाओं का भी लाभ मिलेगा और उनकी खोजबीन भी अगर कोई, और जैसे ही वहां एक चेक वाल्व लगेगा तो जल्दी कोई गलत लोग ले भी नहीं जाएगा। तो इसका उपयोग अगर किया जाए, पंचायत की बहुत बड़ी भूमिका है। इसके अलावा जो बाल संरक्षण इकाई है उसके अंतर्गत वार्ड में एक जोखिम रजिस्टर के नाम से, है ना, जाना जाता है, जो वार्ड मेंबर के पास होता है और उनको चाहिए कि अपनी कमेटी के साथ, हमारे वार्ड में 500 से 700 का परिवार माना जाता है एक वार्ड का, कि हमारे वार्ड में ऐसे परिवार जिनके बच्चे इस रिस्क जोन में आ सकते हैं, उनकी एक लिस्ट उनको रखनी और उन पर नजर रखना है कि वो स्कूल से ड्रॉप आउट तो नहीं हो रहे हैं या किसी और जगह तो नहीं जा रहे हैं, तो उनको बचाया जा सकता है। बिल्कुल, ये सबसे छोटी इकाई पर सबसे ज़्यादा प्रभावी तरीके से जो है वो काम किया जा सकता है। और डॉक्टर शरद, सोशल मीडिया का आजकल बहुत चलन बढ़ गया है और हम जब चाइल्ड ट्रैफिकिंग या महिलाओं की तस्करी के बारे में पढ़ते हैं तो बार बार ये भी देखते हैं कि सोशल मीडिया के ज़रिए भी ट्रैफिकिंग हो रही है और पॉर्न वीडियोज़ के लिए ये समस्या, अगर हम अपने बिहार में बोलें या पूरे विश्व के संदर्भ में बात करें, तो ये समस्या किस तरीके से उभर करके सामने आ रही है?
देखिए, सोशल मीडिया से पहले भी पोर्न के लिए हम लोग शायद शुरू में इस पर नहीं बात रख पाए। जो मैंने कहा कि यौन कर्म के लिए, तो सिर्फ वेश्यालयों में नहीं, खासकर जब हम बच्चों की बात करते हैं तो यहाँ लड़कियां ही नहीं, बच्चे, लड़के भी है ना, 18 से नीचे के लड़के भी जो शिकार होते हैं तस्करी के, और जो पोर्न फिल्में बनाई जाती हैं, अश्लील फिल्में, हाँ, अगर अश्लील फिल्में बनाई जाती हैं। और इस पर एक बार हम लोगों ने एक स्टडी की थी तो कुछ सामने आया था, जो वही जयपुर से जो बच्चे छूट के आए थे रेस्क्यू होके, तो पता चला कि हमारे एक साथी सभी बच्चों के, मतलब समझिए कि पेट और पीठ एक, जितने कष्ट में वो थे, और जब थोड़ी जी मैंने उनको जिस तरीके से रखा गया था, बंधुआ मजदूरी उनसे करवाई जा रही थी। ये शब्द आज हमारे समाज के लिए गाली है कि आज भी क्या बंधुआ मजदूरी लेकिन है, होते हैं, लेकिन हो रहा है। और एक बड़ी संख्या में जयपुर से बिहार के बच्चों को लाया जा रहा था। कुछ देर के लिए स्टेशन पर बच्चे रुके, तो बच्चों ने कहा कि 5 मिनट का जो उनको समय मिला, तो वो मैंने शरीर की वो हालत थी, भोजन नहीं था, लेकिन सबके हाथ में एक बड़ा मोबाइल था। बच्चों को बहलाने के लिए उन्हें 5000 का वो मोबाइल जो है जरूर हाथ में दिया गया था, और बच्चे उसमें उस तरह की फिल्में देख रहे थे, पोर्न वीडियोस देख रहे थे। तो उसका बाजार इतना, मतलब जो खासकर हमारे यहाँ जो प्रवासी मजदूर जाते हैं उनके बीच भी हम अभी काम कर रहे हैं, उनसे भी ये निकल के आया, जो खासकर ये 17 की उम्र से लेके, यानी बच्चे, और लगभग 25-30 की उम्र वाले जो मजदूर वर्ग के नौजवान हैं, वो बाहर में रहते हैं, परिवार छोड़ के रहते हैं, तो वो इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और उनका अच्छा खासा खर्च 500-500 रुपये में वो एक वीडियो खरीदते हैं। तो इस तरीके से ये बाजार अंदर ही अंदर बहुत ही गहरी जड़ें इसकी हो चुकी हैं, और इसके लिए, चूंकि वो तो रोज बनना चाहिए, तो इसके लिए बच्चे और बच्चियों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल बच्चे और बच्चियों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। आप जब ये कह रही हैं तो मुझे याद हो रहा है कि आज से 10 साल पहले अंदरूनी इलाकों में, बिहार यूपी के अंदरूनी इलाकों में सीडी बिकती थी 10-10 रुपए की, और जिसमें वो पोर्न वीडियोस बिकते थे। अब वो जो है वो बच्चों को सीधे मोबाइल पर मिल गया। और अगर आप देखें डॉक्टर शरद, तो इसी का विस्तार है कि लड़कियों का या बच्चियों के साथ हिंसा करते हुए, दुष्कर्म करते हुए जो वीडियो आजकल वायरल हो रहे हैं। मैं जोड़ना चाह रही कि एक समय था, हम लोगों जो उम्र के दौर से गुजर रहे हैं, कि पहले जो बलात्कारी होते थे, छेड़खानी करने वाले होते थे, वो करने के बाद खुद को छिपाते थे कि हमने ये अपराध किया। अभी ये फैशन, ये सोशल मीडिया ने फैशन दिया है कि अपने गलत काम को भी लोग दिखा रहे हैं, उसमें मर्दानगी का भाव है। तो ये जो पूरी ये जो जितनी भी चर्चा हम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो हमने कहा कि सामाजिक असमानता, यानी जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था है, जिसने स्त्रियों को वस्तु के रूप में, है ना, और ये जो पूरा जो अपना सिनेमा का कल्चर है, जो प्रचार प्रसार का कल्चर है कि एक ट्रैक्टर बेच रहे हैं तो भी महिला को ही दिखाएंगे, तो स्त्री को एक वस्तु के रूप में जो प्रस्तुत बाजार ने किया है, ये पूरे वैश्वीकरण ने, है ना, तो उसने तो खैर लगभग अब मनुष्य का बाजारीकरण हो गया है, पूरी भावनाओं का, लेकिन स्त्री को तो बिल्कुल ही वस्तु बना दिया है। और इसमें ये सोशल मीडिया की यहाँ जरूर भूमिका है कि अब उसमें भी आप देखेंगे नाबालिगों की संख्या ज़्यादा है, उनका इस्तेमाल किया जाता है। कहीं ना कहीं हम लोगों का ये शक है कि जो उस तरह के वो डाले जाते हैं रेप करते हुए या छेड़खानी करते हुए, कहीं ना कहीं शायद उनकी बिक्री भी ना हो रही है। उनकी बिक्री होती है ना, बिक्री ये चल रहा है। और इस पर हम लोगों ने एक बार सवाल भी उठाया था सामूहिक रूप से कि इस तरह की चीज़ों पर रोक लगाया जाए। मैं एक और यहाँ चर्चा करना चाहूँगी। लगभग 2018-17 से एक नई शुरुआत हुई है फिल्मी दुनिया में ही कह सकते हैं उसको, वेब सीरीज की। मुझे लगता है कि गलती से भी जो उसे एक बार देखेगा, जिस प्रकार से उसमें गालियों का इस्तेमाल होता है, जिस प्रकार से उसमें स्त्री और पुरुष के बीच के संबंधों का मतलब जानवर के रूप में प्रस्तुतिकरण, मतलब कहीं प्रेम शब्द तो है ही नहीं, सिर्फ शरीर और वस्तु के रूप में जो प्रस्तुतिकरण है, हमारे युवाओं के लिए मुझे लगता है बहुत ही हिंसक। लोग कहते हैं कि समाज का आईना है फिल्म और साहित्य, लेकिन कई बार ये भी एक नई दिशा देता है, उससे नई चीजें जो नए लोग सीखते हैं, तो मुझे लगता है यह भी एक चिंता का विषय है। ये भी एक चिंता का विषय है। और डॉक्टर शरद, जब हम बातचीत कर रहे हैं तो ये समझ में आ रहा है कि मानव तस्करी से भी अलग अलग आयाम जुड़ रहे हैं, एक साथ जुड़ रहे हैं। तो जब हम इससे निपटने की बात करते हैं तो उसमें भी अलग अलग आयाम जो है वो जुड़ने चाहिए। सिर्फ सरकार नहीं, समाज नहीं, बल्कि बहुत सारे फैक्टर्स काम करने चाहिए। उस पर आपकी क्या राय है? मतलब कौन कौन से कोर एरिया है जिस पर काम हो ताकि हम इससे? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने प्रारंभ में कहा कि एक बहुत ही संगठित अपराध है,
और इस अपराध को करने वाले जितने संगठित हैं, शायद इतने संगठित अच्छे संघर्ष करने वाले संगठन भी नहीं है। इसमें डॉक्टर शरद हम एक बात ये भी जोड़ना चाहेंगे कि ये जो अपराध है वो इतना ज्यादा संगठित इसलिए भी है क्योंकि इसमें बहुत आसानी से पैसा कमाया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें फिर बेरोजगारी की भी समस्या, तमाम समस्याएं जो एक साथ क्लब होती जो हैं। बार बार बात होती है, तो मैंने क्या कहा कि जितनी कमेटियां बनी हैं अगर आप उठा के देखेंगे तो उसमें वो सारे विभागों को जोड़ा गया है जो एक व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व के विकास के लिए महत्वपूर्ण, जिसमें सबसे पहले आप शिक्षा विभाग आप देखेंगे, इन सारे इस तरह की कमेटियों में शिक्षा को रखा गया है। क्यों? अभी मैं आपको बताऊं कि जो स्कूल अब खुलेंगे, है ना, कोरोना के दौरान स्कूल बंद थे, हमें तुरंत शिक्षा विभाग को इस पर नजर रखनी होगी कि कितने बच्चे ड्रॉप आउट हो गए, बच्चियां कितनी ड्रॉप आउट है ना। अब जब दोनों बच्चे ड्रॉप आउट होंगे तो लड़के जो हैं वो बाल श्रम की तरफ जाएंगे, लड़कियां बाल विवाह और तस्करी की शिकार हो जाएंगी। लड़कियां तो ये है कि हमको एक समग्र अप्रोच जो है जी पूरा बनाना पड़ेगा, अपनानी होगी। दरअसल मानव तस्करी, मैंने पहले भी कहा, ये बहुत ही विस्तार से बातचीत करने वाला विषय है और इसका पूरे समाज पर, आप ये ना समझे कि हम शहर में थोड़े से मिडिल क्लास लोग, हमारी ज़िंदगी पर असर नहीं पड़ता, हम सबकी ज़िंदगी पर ये जो मानव तस्करी है इसका असर पड़ता है। और इस लिहाज से भी सोचे, भावनात्मक लिहाज से भी सोचे कि हम मनुष्य होकर के दूसरे मनुष्य की अगर तस्करी करते हैं, उसकी गैर कानूनी खरीद फरोख्त करते हैं, तो ये हम सब के लिए कितना शर्म वाला विषय है। डॉक्टर शरद, आप मेरे साथ जुड़ी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप दर्शक अगर हमें इस कार्यक्रम के बारे में कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो हमें ज़रूर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम खुला आकाश, निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं director@ddkpatna@gmail.com। आप हमें ज़रूर लिखें, आपके सुझाव हमें कार्यक्रम को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। तो मानव तस्करी से जूझना सिर्फ सरकार का काम नहीं, समाज का काम नहीं, बल्कि बतौर नागरिक हम सब की व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी है। आप दर्शक मेरे साथ जुड़े, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।